फिर सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। ओके, जो फर्स्ट पर्सन होता है उसको आप लोग स्पीकर बोल सकते हो, जैसे कि अभी आप लोग बैठे और मैं अकेला बात कर रहा हूँ। ओके, तो इसको फर्स्ट पर्सन बोलते हैं। जो लोग मेरी बात सुन रहे हैं उनको लिसनर बोलते हैं, उनको सेकेंड पर्सन बोलते हैं। ओके, फर्स्ट पर्सन में आई का इस्तेमाल किया जाता है, अगर प्लूरलनेस में आ गई तो वी का इस्तेमाल किया जाता है। ओके, लेकिन जब हम लोग इसको सेकेंड पर्सन में लेके जाते हैं तो वो आप सिंगुलर के लिए बात करो या प्लूरल के लिए बात करो, इस्तेमाल सिर्फ यू का ही किया जाता है। उसके बाद में थर्ड पर्सन होता है, ऐसे व्यक्ति के बारे में बात करना जो यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं कर रहा या उससे रिलेटेड हम कुछ बात कर रहे हैं, उसके लिए हम लोग ही, शी या इट का इस्तेमाल करते हैं। ओके, देखो मैंने बोर्ड पे एक चार्ट बनाया है, जिसको ये चार्ट आएगा ना उसको ये चैप्टर ऑलरेडी 90% आता है, क्योंकि सब कुछ ये चार्ट के अंदर दिया हुआ है। ओके, सबसे पहले फर्स्ट पर्सन, उसके अंदर नंबर्स होते हैं, सिंगुलर प्लूरल, अलग अलग केसेस होते हैं। सब्जेक्टिव केस होता है, ऑब्जेक्टिव केस होता है, पोजेसिव एडजेक्टिव होता है, पोजेसिव प्रोनाउन होता है और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है। स्लोली स्लोली एक एक चीज को जानेंगे। सबसे पहले हम लोग सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव को जानते हैं। देखो, एक सेंटेंस बनाने के ना 3 तरीके, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। मतलब वर्ब के पहले जो है वो आपका सब्जेक्ट है, और जो वर्ब को आपको आंसर देता है व्हाट या हुम का, उसको हम लोग ऑब्जेक्ट बोलते हैं। और मैंने आप लोगों को बेसिक के लेक्चर में बताया था कि सब्जेक्ट बनने का हक सिर्फ नाउन और प्रोनाउन के पास है, और ऑब्जेक्ट बनने का हक भी सिर्फ नाउन और प्रोनाउन के पास है। ओके, मतलब जो भी वर्ब के पहले आएगा उसको हम लोग सब्जेक्ट बोल सकते हैं, मतलब उसको हम लोग सब्जेक्टिव केस से रिप्लेस कर सकते हैं। और जो भी वर्ब के बाद आएगा और हमको क्वेश्चन का आंसर देगा व्हाट या हुम का, उसको हम लोग ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं, मतलब उसको ऑब्जेक्टिव केस के साथ रिप्लेस करते हैं। तो सिंगुलर का सब्जेक्टिव केस होता है आई और उसका ऑब्जेक्टिव केस होता है मी। जब वो पोजेसिव एडजेक्टिव में जाता है, आप पोजेसिव एडजेक्टिव क्या होगा बोलोगे सर? पोजेसिव एडजेक्टिव वो एडजेक्टिव्स होते हैं जो अपने साथ हमेशा एक नाउन लेंगे, जैसे माय कार, माय बाइक, आर होम। ये हमेशा अपने साथ एक नाउन को कैरी करते ही करते, इसके लिए इनको पोजेसिव एडजेक्टिव बोला जाता है। इसके बाद में अगला आता है आपका पोजेसिव प्रोनाउन। इसका काम होता है ये जो पूरा पोजेसिव एडजेक्टिव है ना, इसको कैसे रिप्लेस करने का। अब एक सेंटेंस लिखता हूं, दिस इज माय कार, वेयर इज योर कार। अब देखो, ये सेंटेंस में ना माइनर एरर है। ये सेंटेंस में दो दो बार कार का इस्तेमाल किया है, दो दो बार एक सिंगुलर या एक सेम नाउन का इस्तेमाल किया है। इसको हम लोग माइनर एरर बोलते हैं। ऐसे चीजों का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, इससे सेंटेंस की फ्रेमिंग खराब हो जाती है, सेंटेंस ब्यूटीफुल साउंड नहीं करता। तो इसको क्या करेंगे, अब ये पूरा माय कार है, ये क्या हो गया, ये हमारा पोजेसिव एडजेक्टिव हो गया। इसको हम किससे रिप्लेस कर सकते हैं? हम इसको पोजेसिव प्रोनाउन से रिप्लेस कर सकते हैं। हम इसको ऐसा कर सकते हैं, दिस इज माइन, वेयर इज योर कार। देखो, या फिर हम इसको ऐसा कर सकते हैं, दिस इज माई कार, वेयर इज योर्स। मैंने दोनों बार कार का इस्तेमाल हटा दिया, मैंने एक ही बार कार को लगाया। तो पोजेसिव प्रोनाउन का काम ये होता है कि पूरे के पूरे पोजेसिव एडजेक्टिव को रिप्लेस करता है वो नाउन के साथ। ओके, क्योंकि दो बार नाउन के इस्तेमाल करने से सेंटेंस का ब्यूटीफुलनेस चला जाता है। ओके, इसके बाद में होता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। इसको डिटेल में हम लोग बाद में देखेंगे अच्छे से, अभी के लिए खाली ये जान लो कि माई सेल्फ और आर सेल्फ होता है। उसके बाद में सबसे अच्छा होता है सेकंड, इसके एरर ही नहीं निकलते, बहुत रेयरली निकलते, क्योंकि इसका सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस दोनों सेम होता है। यू यू, यू यू, फिर योर योर, योर्स योर्स, योर सेल्फ, योर सेल्फ। मतलब अगर इसकी सिंगुलर की बात हो रही हो तो भी ये यू ही लगने वाला है, अगर प्लूरल की बात हो रही हो तो भी यू लगने वाला है। जब दोनों जगह पे एक ही चीज का इस्तेमाल हो रहा है तो उसमें से तो एरर उठ के ही नहीं आएंगे। उसके बाद में आ जाते हैं हमारे थर्ड पर्सन पे। इसके अंदर सिंगुलर होता है ही, शी, इट। जब ये जाता है ऑब्जेक्टिव केस में तो हो जाता है हिम, हर और इट। उसके बाद में जब ये पॉजिटिव एडजेक्टिव जाता है तो हो जाता है हिज, हर और इट्स। जब ये जाता है पॉजिटिव प्रोनाउन में तो हो जाता है हिज और हर्स। याद रखना, इट का पॉजिटिव प्रोनाउन नहीं होता। ओके, उसके बाद में जब ये रिफ्लेक्सिव में जाता है तो हिमसेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ। उसके बाद में जब ये प्लूरल फॉर्म में जाता है तो दे, देम, दियर, दियर्स और देमसेल्व्स। ओके, तो ये चार्ट बना लो। इसके बाद में एक एक करके कॉन्सेप्ट को देखेंगे। टोटल 7 ही कॉन्सेप्ट होते हैं प्रोनाउन में, इजी से।
एकदम बेसिक चीज याद रखना, इंग्लिश में ये बेसिक चीज याद रखी तो हमें सब्जेक्ट को वर्ब चाहिए, हर वर्ब को सब्जेक्ट चाहिए होता है, नहीं तो इसके बगैर सेंटेंस नहीं बनता। हो गया? करण बना चार्ट? कहाँ पे डन? सबसे पहले हम लोग सीखेंगे यूज ऑफ सब्जेक्टिव केस, मतलब जो हमारे चार्ट में सबसे पहले सब्जेक्ट के कॉलम में लिखा हुआ था ना, उसका इस्तेमाल कैसे करते हैं। ओके, तो जब भी बी, ये मैंने आपको बताया था एक वर्ब की फॉर्म होती है, जब भी बी मेन वर्ब का रूप लेगी, किसका रूप लेगी? मेन वर्ब का, मतलब बी के सारे वर्ड इज, एम, आर, वॉज, वर, बीन, बी और बी। जब भी ये सारे वर्ड्स, ये बी के सारे मेन वर्ब के फॉर्म, जब भी सेंटेंस में मेन वर्ब लेंगे ना,
और उसके पहले आपको प्रोनाउन लगाना है तो आप हमेशा सब्जेक्टिव केस ही लगाओगे, आप हमेशा सब्जेक्टिव केस ही लगाओगे, कुछ भी हो जाए। इसके अंदर एक और होता है, उसको बोलते हैं इट्स क्लॉज। इट्स क्लॉज। अब इट्स के ना 3 मतलब होते हैं, एक होता है इट इज, एक होता है इट वॉज, और एक होता है इट हैज। आपको सिर्फ 2 ही सीखना है, आपको सीखना है इट इज और इट वॉज। तो जब भी इट्स क्लॉज सेंटेंस में आएगा और अगर वो सेंटेंस के स्टार्टिंग में आ रहा है तो वो भी अपने साथ हमेशा सब्जेक्टिव केस ही लेगा, वो भी हमेशा अपने साथ सेंटेंस में सब्जेक्टिव केस ही लेगा। चाहिए तो मैं आपको एक एग्जांपल लिख के दिखाता हूँ, चीजें और समझ में आएगी। चलो ये देखो पहला सेंटेंस, इट वॉज मी हु हैड ब्रॉट यू होम। लेकिन मैंने अभी आपको बताया कि इट क्लॉज कभी भी सेंटेंस में आ जाएगा तो वो अपने साथ हमेशा क्या लेगा, सब्जेक्टिव केस लेगा। और मी तो मेरा ऑब्जेक्टिव केस है, तो इधर क्या आएगा, इट वॉज आई हु हैड ब्रॉट यू होम। अब देखो नीचे एक और सेंटेंस है, इट वॉज देम हु वर रनिंग वेरी फास्ट। देम तो भाई ऑब्जेक्टिव केस है, इट के साथ तो हमेशा सब्जेक्टिव केस लगेगा, तो इट वॉज दे हु वर रनिंग वेरी फास्ट। इस तरीके से इट्स के साथ सब्जेक्टिव केस ही लगता है हमेशा। और जब भी बी मेन वर्ब का काम करेगी तो उसके साथ भी हमेशा सब्जेक्टिव केस ही लगेगा, और वर्ब के पहले जो भी आता है वो भी हमेशा सब्जेक्टिव केस ही होता है, क्योंकि सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट ऐसा सेंटेंस बनता है। तो वर्ब के पहले जहां पे भी कुछ भी लगाना है तो सब्जेक्टिव केस लगाना पड़ता है, और वर्ब के बाद जब भी कोई भी लगाना पड़ता है तो ऑब्जेक्टिव केस लगाना पड़ता है। एक्सेप्शंस होते हैं, आगे जाके देखेंगे, टेंशन मत लो, अभी लिख लो इतना। डन। सर बोर्ड बराबर दिख नहीं रहा है। एक मिनट, जूम करूं क्या मैं, कि पूरा बोर्ड नहीं दिख रहा है अभी? हाँ सर जूम करो, हाँ अभी जूम करो। अभी हाँ
ऑनलाइन में हुआ सबका लिख के? सब्जेक्टिव तो समझ गए आप लोगों को कैसे इस्तेमाल करना है। अभी बताता हूं ऑब्जेक्टिव का कैसे इस्तेमाल करते हैं। यूज ऑफ ऑब्जेक्टिव केस। तो वर्ब के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस ही लगेगा। प्रीपोजिशन के बाद भी हमेशा ऑब्जेक्टिव केस ही लगता है। क्योंकि बेसिक में तो मैंने बताया था ना कि ऑब्जेक्ट बनने का सिर्फ नाउन और प्रोनाउन के पास है, और प्रेपोजिशन के बाद जो भी मोस्टली वर्ड आता है वो ऑब्जेक्ट ही होता है, वो प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है। अगर प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है तो मतलब ऑब्जेक्टिव केस ही उसके साथ लगेगा ना, कुछ भी हो जाए। ओके हाँ होगा ना, ये एरर वाले क्वेश्चन है। अभी आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। शी टोल्ड आई अ स्टोरी। सबसे पहले आपको क्या ढूंढना है? आपको सबसे पहले वर्ब ढूंढना है। वर्ब क्या है इसमें? इसके पहले जो भी आएगा वो क्या होता है? सब्जेक्टिव होता है। शी बराबर सब्जेक्टिव है। वर्ब के बाद जो भी आता है वो क्या होता है? ऑब्जेक्टिव है। लेकिन आई तो सब्जेक्टिव केस है, तो आई के कॉलम में क्या दिया है? मी। ओके मैंने बोला ना, जिसको चार्ट आता है उसको 90% ये चैप्टर ऑलरेडी आता है, उसको पता है कि कौन से जगह पे क्या लगने वाला है। आ जाओ फिर से अगले सेंटेंस में, बताओ वर्ब क्या है? स्कोल्डेड वर्ब है। वर्ब के पहले क्या आता है? शी सब्जेक्ट है। उसके बाद क्या आता है? यू क्या है? ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट दोनों है, बराबर। आगे चलो, आगे क्या है? आई है, ये तो सब्जेक्ट हो गया, लेकिन वर्ब के बाद क्या लगना चाहिए? ऑब्जेक्ट लगना चाहिए, तो आई के बदले क्या लगेगा? आ जाओ आगे। शी डिवाइडेड द मनी बिटवीन यू एंड आई। वर्ब मिला, डिवाइडेड। इसके पहले क्या आता है? लेकिन इसके बाद तो दो और मनी दिया हुआ है, मतलब ये इसका ऑब्जेक्ट हो गया, मतलब यहाँ पे खत्म हो गया। आप आगे जाओगे आपको प्रेपोजिशन दिखा। प्रेपोजिशन के बाद क्या आता है? प्रेपोजिशन के बाद क्या आता है? ऑब्जेक्टिव केस। यू तो बराबर ऑब्जेक्ट है, आई क्या है? सब्जेक्ट। क्या करोगे उसको? ऑब्जेक्ट बनाओगे, नहीं करोगे। नीचे आओ। शी मॉक्ड एट ही एंड आई। वर्ब मिल गया, उसके पहले बराबर सब्जेक्टिव केस लगा हुआ है, राइट। इधर प्रेपोजिशन दिया हुआ है, प्रेपोजिशन के बाद तो ऑब्जेक्ट आना चाहिए। ही के बदले क्या आएगा? हिम। और आई के बदले क्या आएगा? समझ गया कैसे ऑब्जेक्टिव केस का इस्तेमाल करना? चलो अभी मिक्स एरर सॉल्व करते थोड़े। क्या द की जगह कुछ नहीं आएगा बेटा? द ये पूरा तो पूरा ऑब्जेक्ट है ना, इसको क्यों चेंज करोगे? जो भी वर्ब के बाद आता है और आपको व्हाट और whom का आंसर देता है उसको हम लोग ऑब्जेक्ट बोलते हैं। ये डिवाइडेड का आंसर दे रहा है, क्या डिवाइड किया उसने? पैसा डिवाइड किया, वो तो ऑब्जेक्ट बन गया। देखो वर्ब ढूंढना सबसे इंपॉर्टेंट काम है। वर्ब ढूंढोगे तो ही समझेगा कि पहले क्या लग रहा है और उसके बाद में क्या लग रहा है। अगर उसके बाद फिर से ऑब्जेक्ट लग रहा है तो आगे जाके प्रेपोजिशन ढूंढो। प्रेपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस ही लगता है।
ओके हो गया सबका लिख के? चलिए सेकेंड चैप्टर है ना हमारा। चलिए क्या टेक ओवर? ओके चलो सॉल्व करते हैं। आप लोग ही सॉल्व करो, मैं तो आप लोग के लिए खाली राइट करूंगा यहाँ पे। पहला क्वेश्चन है, इट वॉज मी हु वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग ऑल द अरेंजमेंट्स। क्या गलती है इसमें बताइए, क्या गलती है? बड़ी एकदम इजी सी गलती है, नहीं लग रहा? मैंने तो बताया था आपको, जब भी इट क्लॉज आएगा तो उसके बाद हमेशा सब्जेक्टिव केस लगेगा, और यहाँ पे तो ऑब्जेक्टिव केस लगा हुआ है।
who was responsible for making all the arrangements. आ जाओ नीचे सेकेंड क्वेश्चन पे. Except for you and I, everyone bought a present to the party. क्या है इसमें, क्या मिस्टेक है? You and me, क्योंकि except और for दोनों भी preposition है. आए क्या आएगा? me आएगा, क्योंकि इसके बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस लगता है. अगले सेंटेंस में आ जाओ. द स्टाफ मेंबर्स वांटेड ही टू टेक ओवर एज द सेक्रेटरी टू द एमडी. बताइए. हिम आएगा क्योंकि वांटेड वर्ब है और वर्ब के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस लगता है. यहाँ पे तो सब्जेक्टिव लगा हुआ है. आगे. ही प्रॉमिस्ड टू गेट इन टच विथ माई सेल्फ एज सून एज ही हैड द इंफॉर्मेशन नीडेड. विथ मी, क्योंकि ये एक प्रेपोजिशन है और इसके बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस लगता है. चलो. इट टुक माई सेल्फ 4 months टू कन्विंस देम टू टेक दिस स्टेप. मी, क्योंकि यहाँ पे ये वर्ब है और वर्ब के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस लगेगा. दे हैव इनवाइटेड राधिका एंड आई फॉर द मीटिंग. मी, क्योंकि ये आपका वर्ब है, इधर तो नाउन दिया हुआ है, इसका तो कोई केस नहीं होता, इसका केस निकला आपका. शाबाश. सर वो फिफ्थ क्वेश्चन. It took myself 4 months to convince them to take this step. इसमें आप बोल रहे हो मैंने मी क्यों लगाया? जो took है ना, ये वर्ब है और वर्ब के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस ही लगता है और myself तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो गया और उसके बारे में तो मैंने अभी तक आप लोग को बताया नहीं है. तो इसके बाद में आपके पास एक ही ऑप्शन बचा था ऑब्जेक्टिव केस लगाने. myself का ऑब्जेक्टिव केस चार्ट में मी था. डन. क्या? हर ऑब्जेक्ट के पहले बेटा नहीं लग रहा. हर वर्ब के बाद ऑब्जेक्टिव केस लगता है, हर वर्ब के पहले सब्जेक्टिव केस लगता है. हम ऑब्जेक्ट को चेंज ही नहीं कर रहे, हम प्रोनाउन चैप्टर पढ़ रहे हैं. चलिए. जब लेक्चर स्टार्ट हुआ था तो मैंने आपको बताया था कि एक बार सेंटेंस में एक साथ 2 नाउन नहीं आ सकता. ये उसके ही क्वेश्चन है. ओके.
योर कार इज हियर बट माइन कार इज देयर। अब ये सेंटेंस में मिस्टेक क्या है? 2 बार कार आ रहे हैं, तो लेकिन मैं कौन सा वाला कार हटाऊं? ये तो पता चल गया कि हमको 2 बार कार आ रहे हैं, लेकिन मैं कौन सा वाला कार हटाऊं? क्योंकि मेरे को ये वाला कार हटाना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं माइन को ब्रेक करूं तो ये माई कार हो जाता है, मतलब ये अपने साथ ही खुद कार को लेके घूम रहा है, तो मैं ये वाला कार निकाल दूंगा। सेंटेंस हो जाएगा योर कार इज हियर बट माइन इज देयर। क्योंकि पोजेसिव का मतलब होता है अपना ओनरशिप बताना या रिलेशनशिप बताना, और पोजेसिव प्रोनाउन का मतलब भी होता है किसी चीज का ओनरशिप बता देना डायरेक्टली। ओके, देखो दूसरा सेंटेंस है, दिस इज माई हाउस एंड वेयर इज योर्स हाउस। बताइए मिस्टेक क्या है? सेकेंड वाला हाउस नहीं आएगा, क्योंकि 2 बार हाउस दिया हुआ है और योर्स तो खुद ही ऑलरेडी पोजेसिव फॉर्म में है। ओके, आवर कंट्री इज अ ग्रेट कंट्री। चलो ये बताओ क्या हो जाएगा? सेकेंड वाला क्यों? सेकेंड वाले को मैं कैसे रिप्लेस करूंगा ये बता दो। चलो, ये तो आपको पता है कि 2 बार कंट्री आ गया, ये सेंटेंस में नहीं आना चाहिए। अब यहाँ पे तो कोई मेरे पास पोजेसिव एडजेक्टिव नहीं है रिप्लेस करने के लिए, लेकिन यहाँ पे मेरे पास एक पोजेसिव एडजेक्टिव पड़ा है, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ ना, आर्स इज अ ग्रेट कंट्री। क्योंकि अगर मैं आर्स को ब्रेक करूं तो आर कंट्री ही निकलेगा अंदर से। ओके, आगे आ जाओ, माई कार इज अ न्यू कार, माइन इज अ न्यू कार। क्योंकि अगर मैं माइन को ब्रेक करूंगा तो पॉजिटिव एडजेक्टिव और एक नाउन तो बाहर निकलेगा ही, वही वाला नाउन निकलेगा ना जिसका हम लोग बार बार इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये पूरे माई कार के बदले माइन आ जाएगा, ये पूरे आर कंट्री के बदले आर्स आ जाएगा। आगे आ जाओ, हिज फ्लैट इज अ ब्यूटिफुल फ्लैट। अब इसका बताओ चलो, हिज फ्लैट इज, फ्लैट तो कितना पता है, फ्लैट 2 बार आ गया, एक को हटाना है। ये वाला कैसे हटेगा बेटा? इसके पहले तो एडजेक्टिव दिया हुआ है, हमको तो एडजेक्टिव, पॉजिटिव एडजेक्टिव चाहिए। ओके, याद रखना हिज है ना, एक ऐसा पॉजिटिव एडजेक्टिव है जो पॉजिटिव प्रोनाउन भी होता है और पॉजिटिव एडजेक्टिव भी होता है, तो इसमें से सिर्फ आप ये निकाल दोगे, हिज इज अ ब्यूटीफुल फ्लैट। कैसे निकलेगा बेटा? ये एडजेक्टिव है, मैं क्या बोलूं, हिज फ्लैट इज अ ब्यूटीफुल। क्या ब्यूटीफुल है? फ्लैट ब्यूटीफुल है। एडजेक्टिव का आंसर ऐसे ही मिलता है ना, कि किसकी तुलना किससे कर रहे हो, किसकी खूबी बता रहे हो, किसको मॉडिफाई कर रहे हो। अगर ये नाउन को हटा दूंगा तो ये मॉडिफाई किसको करेगा? ओके, चलो लिख लो। अच्छा, ये माइनर एरर होते हैं, इनको माइनर एरर बोलते हैं। ओके, मेजर एरर किसको बोलते हैं? जो बड़े बड़े एरर अभी हम लोग सॉल्व कर रहे थे प्रोनाउन के। ओके, जो बड़े बड़े चैप्टर्स होते हैं, नाउन, आर्टिकल, वर्ब, टेंस, उनको मेजर एरर बोला जाता है। ये जो सिंगुलर प्लूरल वाले होते हैं, एस वाले होते हैं, इनको माइनर एरर बोला जाता है। ओके, एक बात मेरी याद रखना, क्वेश्चन कितना भी बड़ा हो एरर का, भले क्वेश्चन 6 लाइन का हो, क्वेश्चन में एरर एक ही होता है। अगर आपको फर्स्ट एरर मिल गया है, चेक करो वो माइनर है या मेजर है। अगर मेजर एरर है तो उधर ही वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, अगर माइनर एरर है तो आगे जाके ढूंढो कि कोई और मेजर एरर है या नहीं। ओके, सॉरी। हो गया? डन। चलो अगले प्रकार पे आ जाते हैं।
ओके, तो मैंने आपको बताया था आगे जाके हमको एक्सेप्शंस देखने को मिलेंगे कि कब ऑब्जेक्टिव के जगह पे सब्जेक्टिव यूज करना पड़ता है। तो ये सबसे पहला एक्सेप्शन है, इसको बोलते हैं एज देन केस। क्या ये? एज देन केस। तो याद रखना, कंपैरिजन है ना, सिर्फ दो इक्वल चीजों के बीच में ही किया जा सकता है। जो दो समांतर चीजें होगी या दो ऐसी चीज जिसको मेजर किया जा सकता है, उसके अंदर ही कंपैरिजन होगा। जिनको हम समांतर या इक्वल नहीं मानते उनमें कंपैरिजन नहीं होगा। तो देखो नोट में भी मैंने यही लिखा रखा है, कंपैरिजन ऑलवेज टेक्स प्लेस बिटवीन टू इक्वल थिंग्स। दो सेम चीजों में ही होगा। अनइक्वल थिंग्स कांट बी कंपेयर्ड। ड्यूरिंग कंपैरिजन वी ओनली यूज सब्जेक्टिव केस। जब कंपैरिजन सेंटेंस में हो रहा है तो हमारे जितने प्रोनाउन हैं वो सिर्फ सब्जेक्टिव केस के ही होने चाहिए, वो कोई और केस के नहीं हो सकते। जैसे कि हमारा पहला सेंटेंस है, शी इज एज टॉल एज मी। कंपैरिजन हो रहा है ना, वो मेरे जितनी लंबी है, और टॉल को मेजर किया जा सकता है, दोनों की हाइट बोली जा सकती है कितनी है। तो यहाँ पे कभी भी ऑब्जेक्टिव केस नहीं आएगा, यहाँ पे हमेशा सब्जेक्टिव केस ही आएगा। शी इज एज टॉल एज आई। शी इज बेटर देन मी। कंपैरिजन हो रहा है ना, वो मेरे से अच्छी है बोला जा सकता है, शी इज बेटर देन आई। और इनको जानने का और एक शॉर्टकट तरीका है, इनके अंदर एज और देन वाले वर्ड आते हैं, इसके लिए इनको एज और देन केस बोला जाता है। एज और देन का तभी इस्तेमाल किया जाता है जब की चीजों को कंपेयर करना होता है। ओके, लिख लो, इसके एरर सॉल्व करेंगे। डन, चलिए। चलिए,
टाइपिस्ट, जो टाइप राइटिंग करता है ना, हाँ लिखावट, टाइपिंग पे कंप्यूटर। स्लो एज हर, चलो बताओ क्या मिस्टेक है पहले सेंटेंस में? टॉलर देन आई, क्योंकि जब भी कंपैरिजन होगा तो हमेशा सब्जेक्टिव केस का इस्तेमाल करना है। आगे बताओ, नो अदर टाइपिस्ट इन दिस ऑफिस इज एज स्लो एज हर, शी, चलो, यू आर मोर ब्यूटीफुल देन हर, ये लास्ट वाला बताओ। इसमें कुछ भी मिस्टेक नहीं है, क्यों नहीं है? लेकिन मैंने एक चीज आपको बताई थी, कंपैरिजन हमेशा दो इक्वल चीजों के बीच में किया जा सकता है, कभी भी अनइक्वल चीजों के बीच में कंपैरिजन नहीं होता, या फिर सब्जेक्टिव केस का इस्तेमाल नहीं होता। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं मैं भी उससे उतना ही प्यार करता हूं जितना वो मेरे से प्यार करती है? क्या वो मेरे से उतना ही प्यार करती होगी? नहीं, वो कम भी करती होगी। मैं उसको बोलूंगा मैं तुझसे चांद जितना प्यार करता हूँ, क्या जरूरी है वो भी मेरे से चांद जितना ही प्यार करती होगी? क्या मैं मेजर कर सकता हूँ? मतलब लव, लाइक, हेट, यानी कि सारी की सारी फीलिंग्स ये कभी भी कंपेयर नहीं की जा सकती है। तो मतलब मैं बोलता हूँ शी लाइक्स यू एज मच एज आई, तो ये गलत हो गया। जब मैं चीजों को कंपेयर नहीं कर सकता तो मैं ऑब्जेक्टिव केस का इस्तेमाल करता हूँ, शी लाइक्स यू एज मच एज मी। तो याद रखना, जब भी अनइक्वल चीजों के बीच में कंपैरिजन होगा तो ऑब्जेक्टिव केस का इस्तेमाल होगा, और जब भी इक्वल चीजों के बीच में कंपैरिजन होगा तो सब्जेक्टिव केस का इस्तेमाल होगा। समझ गए? चलो आगे चलते हैं। लिख लिया सब लोग ने ना? अगला है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन।
क्या? हाँ, दो दो नोट है। चलो समझ लेते हैं। अगला जो हमारा प्रकार है उसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। इसके अंदर तीन प्रोनाउन आते हैं, ईच, आइदर और नाइदर। ईच का मतलब होता है उनमें से एक। इसका इस्तेमाल हमेशा दो से ज्यादा चीजों के लिए किया जाता है। ओके, उसके बाद में वर्ड आता है आइदर। आइदर यानी कि ये या फिर वो, दोनों में से कोई एक, वन आउट ऑफ द टू। ओके, वन, इसके अलावा, हाँ वही, इसके अलावा भी बोल सकते हो, या फिर वन आउट ऑफ द टू बोल सकते हो, दोनों में से कोई एक। ओके, इसका इस्तेमाल हमेशा दो चीजों के लिए किया जाता है, टू पर्सन्स या टू थिंग्स के लिए किया जाता है। लेकिन कभी ऐसा टाइम आ गया कि आपको आइदर का इस्तेमाल नहीं करना, तो आप दो शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हो। एक शब्द है आपका एनी और एक शब्द है आपका एनी वन। लेकिन याद रखना, एनी वन एक साथ नहीं होना चाहिए। देखो, आइदर इज नॉट यूज फॉर मोर देन टू पर्सन और थिंग। आइदर का इस्तेमाल दो से ज्यादा के लिए नहीं होता, उसका इस्तेमाल सिर्फ दो के लिए होता है, क्योंकि उसका मतलब होता है वन आउट ऑफ टू, दोनों में से कोई एक ही। जब इसका इस्तेमाल दो से ज्यादा के लिए नहीं होता तो किसका इस्तेमाल करेंगे? तो हम इस्तेमाल करते हैं एनी का। एनी या फिर एनी वन, नॉट एनी वन। ओके, एनी, उसके अंदर स्पेस होना चाहिए, फिर वन या फिर एनी का। नाइदर का मतलब होता है ना ये ना वो, नॉट द वन नॉट द अदर, ना ये ना वो। इसका इस्तेमाल भी सिर्फ किया जाता है टू पर्सन्स और थिंग्स के लिए। लेकिन अगर चीज दो से ज्यादा हो गई तो क्या करोगे? इस्तेमाल करोगे वर्ड नन का, नो वन का नहीं। इस्तेमाल किसका करोगे? नन का, नो वन का नहीं। नाइदर इज नॉट यूज फॉर मोर देन टू पर्सन्स और थिंग्स, नन इज यूज्ड। ओके, नॉट, नो वन। समझ गए यहां तक चीज है? क्वेश्चन सॉल्व करें इसका। चलो, चलो।
चलो है उसमें इनका। कहाँ पर बेटा? आई बिलीव, BLIVE, बिलीव। चलो सॉल्व करते हैं। आइदर ऑफ द थ्री सिस्टर्स इज ब्यूटीफुल, राइट है या रॉन्ग? रॉन्ग। क्या आएगा? ईच क्यों आएगा? हाँ लेकिन वो ईच का इस्तेमाल तब होता है मतलब जब दो में से किसी एक के बारे में स्पेसिफिकली बोल रहे होंगे, लेकिन आइदर तो दो के लिए लगता है बराबर, तो हम एनी भी तो लगा सकते हैं, क्योंकि दो से ज्यादा की जब बात आती है तो आइदर के बदले क्या लगता है? एनी लगता है या फिर एनी वन लगता है। ओके। नाइदर ऑफ 5 क्रिमिनल्स हैज बीन अरेस्टेड, बताइए क्या राइट है क्या रॉन्ग है? क्या क्या बोले बेटा? नन, क्योंकि 5 की बात हो रही है, नाइदर का इस्तेमाल तो सिर्फ 2 के लिए किया जाता है। आगे चलो। इट इज वेरी इजी टू डू सो, आई बिलीव एनी ऑफ द 2 men कैन डू इट। बताइए बताइए क्या मिस्टेक है? करण क्या मिस्टेक है? लगाओ थोड़ा दिमाग लगाओ, बात हो रही दो लोग की, तो एनी कैसे आ गया भाई? एनी तो ज्यादा के लिए आता है, इधर आना क्या चाहिए? इधर। आगे चलो। नन ऑफ द 2 boys was present at the school meeting so the principal was very angry। कितने लोग की बात हो रही है? 2 लोग की बात हो रही है। क्या लगेगा? नाइदर। आगे चलो। नाइदर ऑफ द 3 sisters is married and it is nothing short of an unbearable burden for him। none। ओके। कर लो और क्वेश्चन करते हैं इनके थोड़े एग्जाम लेवल, एकदम SBI लेवल। डन। क्वेश्चन लिख रहे हो अभी?
चलो बता दो। चलो, नन ऑफ हिज लेग्स विल बी एम्प्यूटेड। एम्प्यूटेड का मतलब काट दिया जाता है। जब लोगों को डायबिटीज वगैरह होती है ना, तो उनका पैर काटना पड़ता है। एम्प्यूट का मतलब किसी चीज को कट कर देना। बताइए तिवारी जी, पहले वाले में क्या राइट है क्या रॉन्ग है? बड़ा इजी है, बड़ा इजी है। नन ऑफ हिज लेग्स विल बी एम्प्यूटेड। क्या ये सेंटेंस राइट है या रॉन्ग? क्या ये सेंटेंस राइट है या रॉन्ग है? क्यों लेकिन नाइदर क्यों? लेग्स तो दो होते हैं। चलो ये लगा लिया दिमाग से, नाइदर। ओके, नन नहीं आएगा, नाइदर आएगा, क्योंकि हिज बोला गया मतलब ह्यूमन की बात की, ह्यूमन को दो ही पैर होते हैं। चलो अगला बता दो। नन ऑफ इट्स लेग विल बी एम्प्यूटेड। अभी आपने बोला पैर तो दो ही होते हैं, तो नाइदर आना चाहिए। बताइए बताइए, क्या आएगा? नाइदर आएगा या नन ही रहेगा? देखो, इट का इस्तेमाल तब किया जाता है जब मोस्टली एनिमल्स के बारे में बात की होगी, या हमको पता नहीं वो कौन सा जानवर या जीतू है। तो हम ऐसे भी मान सकते हैं ना, वो जो भी है उसको दो से ज्यादा पैर हो सकते हैं, उसको चार पैर हो सकते हैं, वो मकड़ी हो सकती है, वो ऑक्टोपस हो सकता है। तो मतलब दो से ज्यादा है, और दो से ज्यादा है तो हम किसका इस्तेमाल करते हैं? हम नन का इस्तेमाल करते हैं। मतलब सेंटेंस राइट है, सेंटेंस में है नो एरर। चलो आगे आ जाओ। देयर आर टू बुक्स यू मे टेक एनी वन। देयर आर टू बुक्स यू मे टेक एनी वन। क्या बेटा? देयर आर टू बुक्स यू मे टेक एनी वन। दो की बात कर रहे हैं, दो की बात कर रहे हैं, तो हम दो ही प्रोनाउन का इस्तेमाल कर सकते हैं, या तो नाइदर का या तो आइदर का। लेकिन नाइदर का मतलब होता है ना ये ना वो, और आइदर का मतलब होता है दोनों में से कोई एक। लेकिन यहाँ पे तो वही बोलना चाहता है कि ना दोनों में से कोई भी एक बेटा बुक ले लो, तो एनी वन के बदले में ये लगाऊंगा ना। देयर आर टू बुक्स यू मे टेक आइदर। समझ गए? चलो लिख लिया सब लोग ने? डन सबका? चलो अभी जो अगला प्रकार है ना, उसको सीखने के लिए हमको थोड़ा सा वर्ब सीखना पड़ेगा। थोड़ा सा वर्ब में एक प्रकार होता है जिसको बोलते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब का मतलब वो होता है कि जो भी वर्ब अपने साथ ऑब्जेक्ट लेता है, जो भी वर्ब अपने साथ ऑब्जेक्ट लेता है उसको ट्रांजिटिव वर्ब बोलते हैं, और जो भी वर्ब अपने साथ ऑब्जेक्ट नहीं लेता उसको इनट्रांजिटिव वर्ब बोलते हैं। और मैंने बताया था आपको ऑब्जेक्ट बनने का हक किसके पास है? बताइए जरा, ऑब्जेक्ट बनने का कौन सी दो पार्ट्स ऑफ स्पीच के पास है? ये मैंने 3-4 बार बता दिया। नाउन और प्रोनाउन, मतलब सिर्फ यही बन सकते हैं। ऑब्जेक्ट सिर्फ नाउन और प्रोनाउन ही बन सकते हैं। ट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब होता है जो ऑब्जेक्ट लेता है, इनट्रांजिटिव वर्ब वो होता है जो अपने साथ ऑब्जेक्ट नहीं लेता। और ऑब्जेक्ट बनने का हक दो ही लोग के पास है, नाउन और प्रोनाउन के पास। चलो मैं आप लोगों को कुछ सेंटेंस देता हूँ, आप लोग मेरे को बताना कि इसमें क्या ऑब्जेक्ट है।
आप मेरे को बताओ इनमें से कौन से ट्रांजिटिव वर्ब है और कौन से इंट्रांजिटिव वर्ब है? कौन से और कौन से इंट्रांजिटिव वर्ब है? पहले बता दो पहले सेंटेंस में वर्ब क्या है? ठीक, ओके ये वर्ब है। वर्ब के पहले जो आता है वो क्या होता है? वर्ब के बाद जो भी नाउन या प्रोनाउन आएगा वो क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट। और बॉल ऑब्जेक्ट हो सकता है ना, तो ये हो गया ऑब्जेक्ट। तो ये कौन सा वर्ब हो गया? ट्रांजिटिव वर्ब। अगला आ जाओ, शी किल्ड हिम। वर्ब क्या है? वर्ब क्या है? किल्ड। ओके, इसके पहले आता है वो क्या होता है? बराबर है। इसके बाद आता है वो क्या होता है? ऑब्जेक्ट। तो ये कौन सा वर्ब हो गया? ट्रांजिटिव वर्ब हो गया। चलो अगले वाले सेंटेंस में बताओ क्या वर्ब है? गोइंग। इसके पहले जो आता है वो क्या होता है? सब्जेक्ट। इसके बाद आता है वो क्या होता है? लेकिन यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट दिख रहा है? नहीं, यहाँ पे एक प्रेपोजिशन दिख रहा है। तो ये कौन सा वर्ब हो गया? ये इंट्रांजिटिव वर्ब हो गया, क्योंकि यहाँ पे एक प्रेपोजिशन है और प्रेपोजिशन के बाद जो आता है वो तो प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है, वो आपके वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं होता। ओके, शी स्पीक्स लाउडली। बताओ क्या है वर्ब? स्पीक्स। इसके पहले आता है वो क्या होता है? उसके बाद आता है वो क्या होता है? लेकिन ये ऑब्जेक्ट है लाउडली? नहीं, ये तो भाई वो कैसा बोलती है? वो जोर से बोलती है, एडजेक्टिव हो गया ये। तो ये कौन सा वर्ब हो गया? ये इंट्रांजिटिव वर्ब हो गया। समझ गया आपको कि ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव कैसा होता है? दो चीजें याद रखना, वर्ब के ऑब्जेक्ट होते हैं और प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है। वर्ब के ऑब्जेक्ट होते हैं और प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है। तो प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट ढूंढना बहुत आसान है। प्रेपोजिशन के बाद जो भी नाउन या प्रोनाउन उससे चिपक के आता है वो उसका ऑब्जेक्ट होता है। लेकिन अगर आपको आपके वर्ब का ऑब्जेक्ट ढूंढना है तो आपको दो प्रश्न पूछने हैं, व्हाट और whom, क्या और कौन। अगर आपके वर्ब का आंसर क्या और कौन का मिल रहा है आगे वाले वर्ड से, तो वो उसका उसका ऑब्जेक्ट होता है। और प्रेपोजिशन का जो ऑब्जेक्ट होता है वो उससे तुरंत ही चिपक के आता है, टेंशन मत लेना, क्योंकि प्रेपोजिशन का काम ही होता है ना एक नाउन को दूसरे नाउन से जोड़ के रखे। इन बेड, ऑफ बेड, ऑन वॉल, हमेशा इसके साथ एक नाउन चिपक के आएगा ही आएगा, टेंशन मत लेना। ओके, चलो क्या वर्ब के बाद अगर प्रपोजिशन लग जाएगा तो इंट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगा। एंड बट दोनों भी बेटा, बट प्रपोजिशन है, एंड कंजंक्शन है और बट भी कंजंक्शन है। ओके, लिखा बेटा? चलो अभी जो हम सीखने जा रहे हैं उसको बोलते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। क्योंकि हम लोग ने ऑलमोस्ट हमारे चार्ट की सारी चीजें सीख ली। सब्जेक्टिव सीख लिया था, ऑब्जेक्टिव सीख लिया था, पोजेसिव एडजेक्टिव भी सीख लिया था और पोजेसिव प्रोनाउन भी सीख लिया था। चार्ट के अंदर एक ही कॉलम बचा था रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। इसके अंदर आते हैं सेल्फ और सेल्फ वाले सफिक्स। ओके, ऐसे वाले वर्ड जिनके सफिक्स में सेल्फ और सेल्फ लगता है। चलो एक स्टोरी मोड में जाते हैं। अभी समझो आप लोग ने अमेजोन से कोई चीज मंगाई, हाँ, अब आपके घर पे कोई नहीं था, तो वो चीज किधर जाती है? वो चीज रिटर्न अमेजोन के पास जाती है, बराबर। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी वही प्रोनाउन होता है, ऐसे प्रोनाउन जिनके पास ऑब्जेक्ट नहीं होता, जिनके पास ऑब्जेक्ट नहीं होता, जिनके पास चीजें नहीं होती, तो वो क्या करती है? वो चीजें खुद पे रिफ्लेक्ट करती है ना। एक फिजिक्स का लॉ भी है, अगर मैं ये वॉल को पंच करूं तो जितना जोर से वॉल को लग रहा है उतने ही जोर से मेरे को लगेगा। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी वही होता है, इनके पास ऑब्जेक्ट नहीं होता,
इनके पास ऑब्जेक्ट नहीं होता तो ये खुद ऑब्जेक्ट बनते हैं। जैसे कि आप लोगों को मैं एग्जांपल देता हूँ, 2-3 चीजें आसानी से समझोगे। जैसे कि एक है शी किल्ड और राहुल, और ये है शी किल्ड, बस। अब देखो फर्स्ट सेंटेंस में वर्ब क्या है? किल्ड। इसके पास सब्जेक्ट है, इसके पास ऑब्जेक्ट है ना, राहुल ऑब्जेक्ट है, नाउन है। लेकिन अगला सेंटेंस है शी किल्ड, उसने मारा। किसको मारा? मैंने क्या बोला? वर्ब मिला, वर्ब के पहले सब्जेक्ट मिला, सब्जेक्ट क्या है? शी। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वो होते हैं जो एक्शन खुद के ऊपर लेते हैं। तो शी का हमारे कॉलम में खुद का फॉर्म क्या है? हरसेल्फ। शी किल्ड हरसेल्फ, ऐसा होता है। अगर इनके पास ऑब्जेक्ट नहीं होता तो जो भी आपका सब्जेक्ट है आपके चार्ट में, उसका जो भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वाला केस है वो लग जाएगा। समझ गए? अब लिखो एक सेंटेंस एक और है, दे हर्ट। दे हर्ट, दे हर्ट देमसेल्फ, उन्हें खुद को ही मारा भाई। समझ गए? लिख लो, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्योंकि आप लोग कभी खुद से रेफर करोगे तो मैं एक नोट भी लिख के दे देता हूँ, ये पढ़ोगे तो चीजें समझ जाओगे। डन, क्वेश्चन सॉल्व करें। एक और चीज बताता हूँ, और बड़ा अच्छा आदमी हूँ ना, तो मैं आप लोगों को वर्ब्स भी बता देता हूँ कि कौन से वर्ब ऑब्जेक्ट लेंगे, चीजें आप लोग के लिए इजी हो जाएगी। मैं वर्ब्स लिख के दे देता हूँ, इससे आपको पता चल जाएगा कि इन वर्ब के बाद ही रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का उपयोग होता है। ओके,
ओके, एन ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज यूज्ड आफ्टर ऑल दीज वर्ब्स। ये जितने वर्ब्स हैं इनके बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आना ही चाहिए, क्योंकि ये सारे के सारे ट्रांजिटिव वर्ब है। लेकिन अगर इनके बाद ऑब्जेक्ट नहीं है, याद रखना, लेकिन अगर इनके बाद ऑब्जेक्ट नहीं है तो ही आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का इस्तेमाल करोगे। ऐसे रैंडमली जाके नहीं लगा देना। अगर इनके पास ऑब्जेक्ट नहीं है तो ही रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाना है, नहीं तो नहीं लगाना है। ओके, डन, चलो। ओके, एंजॉय का मतलब मजा करना, अम्यूज मतलब कोई एकदम अच्छा व्यू, एक्यूट मतलब बाइज्जत बरी हो जाना या कहीं से बरी होके निकल जाना, अवेल का मतलब कोई चीज अवेलेबल होना है, एब्सेंट मतलब आप आए नहीं हो, प्रेजेंट मतलब आप आए हो, इंट्रोड्यूस मतलब किसी से इंट्रोडक्शन करा देना, अडेप्ट मतलब कोई चीज को अडेप्ट कर लेना, कोई चीज में बह जाना, मतलब जैसे कि आई एम अ वेरी अडेप्टेबल पर्सन, कि जैसा मेरे साथ लोग रहेंगे मैं वैसा ही उनके साथ रहूंगा, उनके भाव में ढल जाऊंगा, उसको बोलते हैं अडेप्ट करना, कोई भी चीज में फटाक से एडजस्ट हो जाना। ओके, और लास्ट है प्राइड, प्राइड यानी कि अपना क्या बोल सकते हो अभी, सेल्फ रिस्पेक्ट। ओके, गर्व, गौरव, गर्व, 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 गर्व राइट वर्ड है। ओके, अम्यूज मतलब कोई चीज एकदम आश्चर्यचकित हो गई भाई। ओके, चलिए।
करो। क्या थोड़ा टाइम ऊपर लूंगा, 12:20 तक हो जाएगा, लेकिन ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। ओके, 2 टाइप ही बचा हुआ है, इनडेफिनिट प्रोनाउन और रिलेटिव प्रोनाउन। ओके, चलो आ जाओ। बताइए पहले वाला, आई एंजॉयड इन द पार्टी लास्ट नाइट। वर्ब क्या है? वर्ब क्या है? एंजॉयड। ये हमारे लिस्ट वाला वर्ब है, इसके पास ऑब्जेक्ट होना चाहिए। क्या इसके बाद ऑब्जेक्ट दिख रहा है आपको? नहीं, इसके बाद क्या दिख रहा है आपको? प्रेपोजिशन दिख रहा है ना, इन तो प्रेपोजिशन हो गया। और मैंने क्या बोला था, जो मैंने लिस्ट में आपको वर्ब दिए उनके पास ऑब्जेक्ट होना ही चाहिए। अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो वहां पे हमको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाना पड़ेगा। तो आई का रिफ्लेक्सिव फॉर्म क्या है? आई एंजॉयड माई सेल्फ इन द पार्टी लास्ट नाइट। ओके, अगला आ जाओ। ही इंट्रोड्यूस द टॉपिक टू द डीएम। वर्ब क्या है? वर्ब क्या है? इंट्रोड्यूस्ड। ये वो वाला वर्ब है हमारे चार्ट वाला जिसको एक ऑब्जेक्ट होना ही चाहिए, लेकिन इसके बाद क्या ऑब्जेक्ट है? नहीं, इसके बाद तो आर्टिकल दिया हुआ है, तो क्या होना चाहिए? ही इंट्रोड्यूस्ड हिमसेल्फ द टॉपिक टू द डीएम ना, वो खुद गया और खुद जाके उसने टॉपिक इंट्रोड्यूस किया। ओके, आगे चलो। द मिनिस्टर एक्विटेड वेरी इजीली फ्रॉम द कोर्ट लास्ट मंथ। क्या है इसमें वर्ब? एक्विटेड, इसको हमेशा ऑब्जेक्ट मिलना चाहिए ना, लेकिन इसके बाद तो क्या दिया है? वेरी इजीली, ये तो एडवर्ब हो गया, तो हम इसको क्या देंगे? हम इसको ऑब्जेक्ट देंगे, लेकिन कौन सा ऑब्जेक्ट देंगे? चलो आ जाते हैं। बताओ, क्या बता सकते हो आप मिनिस्टर मेल था या फीमेल था? नहीं बता सकते हो? नहीं बता सकते हो, मैं बता सकता हूँ। हम एक ऐसे देश में रहते हैं जहां पे हमेशा राजाओं ने रूल किया, मतलब यहाँ पे जो भी बड़ी पोस्ट होती है वो मेल की होती है। याद रखना, जब भी आपको पता नहीं ये पोस्ट किसकी होगी, वो पोस्ट मेल की होगी, इंग्लिश का रूल है। तो द मिनिस्टर एक्विटेड हिमसेल्फ। याद रखना, फेमिनिज्म थोड़ा कम करना, हर सेल्फ मत लगा देना, मार्क्स नहीं मिलेगा। इंग्लिश का रूल है, जो भी बड़ी पोस्ट होती है वो मेल की होती है। ओके, जिसके लिए जिसने इंग्लिश बनाई होगी वो भी कोई मेल ही होगा, बनाया होगा। और याद रखना, हमारी कंट्री की वजह से भी है, हम एक पेट्रियार्क कंट्री में रहते हैं जहां पे हमेशा राजा महाराजा ने रूल किया। अगर इंग्लैंड में जाओगे तो वहां पे हमेशा रानियों ने रूल किया, वहां पे हर बड़ी पोस्ट क्वीन की होती है, तो वहां पे हर सेल्फ लगेगा। ओके, आगे आ जाओ। वर्ब क्या है? अवेल, हमारी लिस्ट वाला वर्ब है बराबर, तो इसके बाद क्या लगना चाहिए?
ऑब्जेक्ट, यहाँ पे तो क्या दिए, प्रेपोजिशन दिए, तो क्या लगेगा, themselves। चलो आगे। शी एब्सेंटेड फ्रॉम द कॉलेज लास्ट वीक, हमारे लिस्ट वाला वर्ब है, क्या होना चाहिए आगे। I want to know you absented from the class that day while you had a very important lecture to attend। इसमें वर्ब क्या है, एब्सेंटेड वर्ब है, हमारे लिस्ट वाला वर्ब है, मतलब ट्रांजिटिव वर्ब है, इसको एक ऑब्जेक्ट की जरूरत है, लेकिन कौन सा वाला ऑब्जेक्ट लगाओगे। चलो यू के दो फॉर्म होते हैं, योर सेल्फ और योर सेल्फ, कौन सा वाला लगाओगे। योर सेल्फ नहीं, याद रखना यू हमेशा प्लूरल ट्रीट होता है, योर सेल्फ लगेगा, समझ गए कैसे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज होता है, पक्का। चलो आगे वाले टॉपिक पे, किसको कुछ डाउट, ऑनलाइन में किसको कोई डाउट, तो हिमसेल्फ। चले आगे, चलो अच्छा लिख ले बेटा, लिख ले। कौन कौन यहाँ से दे रहा है कल एग्जाम IBPS, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। कितने बजे की शिफ्ट है, एक साथ बोल दो, 3:15, 3:30, 10:30, 8 बजे सेंटर। बच्चा 6 बजे निकलना पड़ेगा घर पे, डोंबिवली रहते हो ना, 5 बजे निकलना। लेकिन ऐसा कैसे पवई आया, कल्याण नहीं डाला था, थाने नहीं डाला था। अच्छा आपने वो डाला होगा मुंबई थाने नवी मुंबई, वो वाला थाने, नीचे और एक प्रेफरेंस होता है, थाने मुंबई नवी मुंबई, ऐसा नहीं। आप लोग के इसमें पहले मुंबई होगा, हाँ पहले मुंबई होगा तो फर्स्ट प्रेफरेंस गोज टू मुंबई, पहले थाने होगा तो फर्स्ट प्रेफरेंस गोज टू थाने, ऐसा। हाँ मैं वही बोला, आप लोग का सेंटर इतना दूर दूर आ रहा है, आप लोग के इधर तो बहुत सेंटर्स है, कल्याण है, नेरल है, दोनों है, फिर मानकुड़ भी जाता है सेंटर तो आसनगांव वालों का। डन, चल आ जाएंगे आगे। देखो अब तक जो भी हम लोग प्रोनाउन पढ़ रहे थे ना, हमको पता था कि ये सिंगुलर है, ये प्लूरल है, ये सब्जेक्टिव है, ये ऑब्जेक्टिव है, ये यू का फॉर्म है, या ये माई सेल्फ का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। लेकिन जो इनडेफिनेट प्रोनाउन होते हैं ना, ये हमको पता नहीं होते क्या होते हैं, ये सिंगुलर के लिए आ रहे हैं या प्लूरल के लिए आ रहे हैं, ये तो मैं आपको बताऊंगा तब आपको समझेगा, नहीं तो इनको आप सुनोगे जैसे समवन, एनीबडी, एवरीबडी, नोबडी, मैं आपको पूछूंगा तो आप नहीं बता सकते क्या है ये, ओके, क्योंकि ये इनडेफिनेट होते हैं, और जो भी हमने अभी तक पढ़ा है वो सारे के सारे डेफिनेट है, वो हमारे चार्ट के हैं, ओके। तो हम इनडेफिनेट को पढ़ लेते हैं।
सर बोलिए ना बेटा। हाँ सर, कल सुबह का 8 बजे तक वहाँ पे एग्जाम पे तो एक पहुंचना 8 बजे, रिपोर्टिंग एक टाइम घंटा 1 घंटा पे। हाँ 1 घंटा, रिपोर्टिंग टाइम 8 बजे का दिया है ना आपको। हाँ हाँ। हाँ तो आप कोशिश करिएगा कि 8 से 10 मिनट पहले पहुंच जाइएगा कैसे भी। अच्छा, मतलब 9 बजे चालू होगा, मतलब 10 बजे तक खत्म हो जाएगा एग्जाम। हाँ खत्म हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू सर। हाँ चलिए आ जाते हैं इंडेफिनिट प्रोनाउन में। आता है समबडी, एनीबडी, समवन, एनीवन, एवरीवन, एवरीबडी, नो वन, नोबडी। इसके लिए मैंने आपको बताया था वहां पे हम लोग नो वन का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे क्योंकि नो वन का मतलब ही कुछ और होता है। ओके, जब हम नाइडर सीख रहे थे ना, मैंने आपको बताया नो वन का इस्तेमाल नहीं होगा। ओके, तो ये सारे के सारे कौन से प्रोनाउन होते हैं? ये सारे के सारे थर्ड पर्सन वाले होते हैं। ये आते किसके लिए? ये आएंगे लिविंग पर्सन के लिए। बॉडी या वन मतलब जीता हुआ आदमी हो गया ना। ओके, ये नेचर इनका होता है सिंगुलर। कौन सा नेचर होता है इनका? सिंगुलर। और हम लोग ने सीखा था कि हर सिंगुलर नेचर नाउन के साथ एक सिंगुलर वर्ब ही लगेगा। तो इनके साथ कौन से वर्ब लगेंगे? सिंगुलर वर्ब लगेंगे। इनके साथ प्रोनाउन भी कौन सा लगेगा? सिंगुलर प्रोनाउन ही लगेगा। और कौन सा लगेगा मैंने आपको बताया था, हम एक मेल ओरिएंटेड कंट्री में रहते हैं तो इनमें सिर्फ ही, हिम, हिज और हिमसेल्फ लगेगा। ओके, इसके बाद में वर्ड है समथिंग, एनीथिंग, एवरीथिंग, नथिंग। ये भी इंडेफिनिट प्रोनाउन होते हैं, ये भी होते हैं थर्ड पर्सन, लेकिन इनका इस्तेमाल होता है नॉन लिविंग थिंग्स के लिए। ये भी सारे के सारे नेचर में सिंगुलर होते हैं, मतलब इनके साथ कौन सा वर्ब लगेगा? सिंगुलर वर्ब लगेगा। कौन सा सिंगुलर प्रोनाउन लगेगा फिर? इट, इट्स और इटसेल्फ, क्योंकि ये नॉन लिविंग थिंग है, इनका जेंडर हमको पता नहीं है। समझ गया? क्वेश्चन सॉल्व करे सीधा। चलो
चलिए चलिए बताइए पहले वाले क्वेश्चन में क्या मिस्टेक है, मिस्टेक है या भी नहीं? समवन आर वेटिंग फॉर मी। ये वर्ड कौन से नेचर के होते हैं? इनडेफिनेट प्रोनाउन कौन से नेचर के होते हैं? देखो देखो नोट में देख लो एक बार, कौन से नेचर के होते हैं लिखा है हमने? सिंगुलर नेचर के होते हैं। और नीचे ये भी लिखा है कि हर सिंगुलर नेचर का नाउन सिंगुलर वर्ब लेगा। तो क्या आर एक सिंगुलर वर्ब लगता है आप लोग को? तो क्या है, क्या आएगा बेटा? इज आएगा। ओके, समवन इज वेटिंग फॉर मी। चलो अगला वाला बताओ। एवरीवन वांट टू सक्सीड इन लाइफ। वर्ब क्या है हमारा? वर्ब क्या है? एवरीवन वांट टू सक्सीड इन लाइफ। सक्सीड वर्ब है, सक्सीड तो एडजेक्टिव हो गया। वांट है ना, लेकिन ये वांट तो प्लूरल है ना। अगर हम वांट को ब्रेक करें तो वांट, वांटेड, वांटेड, वांटिंग, वांट्स, V5 सिंगुलर होता है। तो क्या आएगा यहाँ पे? आगे आ जाओ। एवरीवन शुड लव देयर कंट्री। क्या आएगा? वर्ब क्या है? लव, लव। लेकिन क्या ये लव सिंगुलर है या प्लूरल है? सिंगुलर है, प्लूरल है ना। लेकिन हमको क्या चाहिए? सिंगुलर। लेकिन हम इसको सिंगुलर नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि इंग्लिश में ना टोटल 13 मॉडल्स होते हैं। कैन, कुड, शुड, वुड, विल, माइट, मस्ट, मे, डेयर, नीड, यूज टू, ऑट टू। ये 13 वर्ड्स आपको कहीं पे भी दिख गए, सेंटेंस कोई भी टेंस में हो, सेंटेंस में कोई भी नेचर हो, इनके साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगती है, इनके साथ हमेशा वर्ब की प्लूरल फॉर्म ही लगती है। मतलब अगर ये 13 मॉडल वर्ब आपको कहीं पे भी दिख गए तो उसके बाद में हमेशा प्लूरल वर्ब ही लगेगी, V1 ही लगेगा। ये सेंटेंस राइट है, ये सेंटेंस में नो एरर है। याद रखना वो 13 मॉडल्स के साथ ही खाली।
ओके, आगे चलो। एनीवन कैन विन द प्राइज इफ दे ट्राई। बताइए क्या हो जाएगा। एनीवन कैन विन द प्राइज इफ दे ट्राई। क्या है वर्ब, क्या है, क्या है, विन। ओके, लेकिन इसको चेंज नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे मॉडल है, विंस नहीं कर सकते ना, क्योंकि इनके साथ तो मैंने बताया हमेशा लगता है। लेकिन क्या सेंटेंस में एक ही वर्ब है? क्या सेंटेंस में एक ही वर्ब है? नहीं, और एक वर्ब है ना। आगे जाएंगे 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 तो हमको दिखेगा ट्राई। ट्राई का क्या हो जाएगा? ट्राइज। लेकिन दे भी तो नहीं आ सकता, क्योंकि इनके साथ तो हमेशा मेल वाले प्रोनाउन ही लगते हैं ना, प्लूरल वाले तो लगते नहीं है, क्योंकि ये सारे के सारे होते नेचर में सिंगुलर है, तो ये अपने साथ लेते भी सिंगुलर प्रोनाउन है। इफ एनीबडी हेल्प मी आई शैल बी थैंकफुल टू देम। बताइए वर्ब क्या है? हेल्प। लेकिन ये कौन सा वर्ब है? प्लूरल वर्ब है। हमको क्या चाहिए? सिंगुलर। सिंगुलर कैसे बनाएंगे इसको? हेल्प। आई शैल बी थैंकफुल टू देम कैसे आ गया भाई? ये तो हमेशा हमारे साथ क्या लेता है? ही, हिम, हिज और हिमसेल्फ लेगा ना, तो क्या आएगा? देम कौन सा केस था? ऑब्जेक्टिव केस था ना। इफ एनीबडी हेल्प मी आई शुड बी थैंकफुल टू हिम। आगे चलो। एवरीवन शुड लव देमसेल्व्स। क्या हो जाएगा? हिमसेल्फ हो जाएगा, क्योंकि शुड तो यहाँ पे मॉडल है, इसके साथ में प्लूरल वर्ब भी लगेगी, लेकिन ये नहीं लग सकता, हिमसेल्फ लगेगा। चलो आगे। नथिंग आर इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड। आर के जगह पे एस आएगा। चलो। समथिंग आर मिसिंग फ्रॉम माई रूम। एस आएगा। समथिंग इज मिसिंग फ्रॉम माई रूम। एवरीथिंग हैज हिज ओन ब्यूटी। क्या ये लिविंग थिंग है? नहीं है, तो इसके साथ भाई लिविंग वाला प्रोनाउन कैसे लग रहा है? कौन सा वाला लगेगा? एवरीथिंग हैज इट्स ओन ब्यूटी। एवरीथिंग शुड बी केप्ट इन देयर ऑर्डर। बताओ क्या ये लिविंग थिंग है? नॉन लिविंग थिंग। एवरीथिंग शुड बी केप्ट इन इट्स ऑर्डर। समझा? चलो, नहीं होगा हमारा, इसके अंदर थोड़ा सा बचा हुआ है, उस पर खत्म करेंगे, क्योंकि अगला वाला बहुत बड़ा है। अगले सेशन में आएंगे तब एरर के साथ खत्म कर देंगे उसको। लिख लिया सब लोग ने? हाँ। डन। ओके, तो एक और प्रोनाउन का टाइप होता है, उसको बोलते हैं वन। वन, वन, वंस और वन सेल्फ। वन होता है सब्जेक्टिव, वन ही होता है ऑब्जेक्टिव। वंस होता है पोजेसिव एडजेक्टिव, मतलब ये अपने साथ नाउन लेगा,
और वन सेल्फ होता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो एक मेरी बात इसको बड़े इजी से याद रखना, अगर सेंटेंस में आपको कहीं पे वन दिख गया मतलब उसमें यही टाइप के प्रोनाउन का इस्तेमाल होगा। अगर सेंटेंस में कहीं आपको वन दिख गया तो इसका ही इस्तेमाल होगा। जैसे एवरीबडी में ही हिज का इस्तेमाल होता था, एवरीथिंग में इट इट्स का इस्तेमाल होता था ना, इसमें अगर वन दिख गया तो इन्हीं प्रोनाउन का इस्तेमाल होगा। इनके बदले हिज नहीं आ सकता या इनके बदले इट नहीं आ सकता, इनके ही फॉर्म का इस्तेमाल होगा। अगर वर्ब के पहले चेंज करना होगा तो आप वन लगाओगे, वर्ब के बाद चेंज करना होगा ऑब्जेक्ट की जगह पे तो वन लगाओगे। अगर आपको पॉजेसिव एडजेक्टिव की जरूरत पड़ेगी तो आप वंस लगाओगे, और अगर आपको ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत पड़ेगी तो आप वन सेल्फ लगाओगे। क्योंकि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन सीखा है ना हम लोगों ने, पता है कि इन वर्ब के साथ हमेशा क्या लगेगा, यही लगेगा। चलो एक दो क्वेश्चन सॉल्व करते, चीजें इजी करते हैं। ओके, इफ वन वर्क हार्ड ही इज श्योर टू सक्सीड इन लाइफ। देखो ये भी जितने होते हैं ना, ये भी सारे के सारे सिंगुलर ही होते हैं नेचर में, इनडेफिनेट प्रोनाउन के अंदर ही है ये। ओके, तो ये भी हमारे साथ क्या लेंगे, हमेशा सिंगुलर वर्ब ही लेंगे। तो वर्क सिंगुलर वर्ब है नहीं, ये प्लूरल वर्ब है। इफ वन वर्क्स हार्ड, ही कैसे आ गया भाई, वन इज श्योर टू सक्सीड इन लाइफ। वन शुड लव हिमसेल्फ, हिमसेल्फ कैसे हो गया भाई, अभी तो सर ने बताया था अगर वन आएगा तो वन के ही फॉर्म लगेंगे, वन सेल्फ लगेगा। समझ गया, चलो लिख लो। क्या, ही इज श्योर, डन। हो गया सर्वजीत। इसके बाद जो हमारा टाइप है बड़ा छोटा सा है, उसको बोलते हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल प्रोनाउन में दो टाइप होते हैं, एक को बोलते हैं ईच अदर और एक को बोलते हैं वन एन अदर। ईच अदर का इस्तेमाल होता है सिर्फ दो चीजों के बारे में बात करोगे तभी, और वन अदर का इस्तेमाल होता है जब आप दो से ज्यादा चीजों के बारे में बात कर रहे रहोगे। समझ गया, इतना सा ही छोटा सा है। ईच अदर का इस्तेमाल कब होता है, जब दो चीजों की बात कर रहे हो, और वन अदर का इस्तेमाल तब होता है जब आप दो से ज्यादा चीजों के बारे में बात कर रहे हो। तो देखो मैंने आप लोग के लिए दो क्वेश्चन बोर्ड पे लिखा है, इसको मेरे को करेक्ट करके बता दो।
इंडिया एंड पाकिस्तान शुड ट्रस्ट वन अनदर, ईच अदर होगा क्योंकि वन अनदर तो नहीं आ सकता, तो क्या आ जाएगा भाई, ईच अदर, क्योंकि दो देशों की बात हो रही है। सार्क कंट्रीज शुड ट्रस्ट ईच अदर, वन अनदर, क्योंकि कंट्रीज हो गए मतलब दो से ज्यादा हो गए, अगर दो होते तो मैं दोनों को मेंशन करता, तो ईच अदर के बदले क्या आ जाएगा, वन अनदर। समझ गए? देन एक और रूल बताता हूं, फिर सिर्फ एक तना सा छोटा सा बचा रहेगा। डन। ये जो है इसको बोलते हैं ऑर्डर ऑफ प्रोनाउन। तो जनरली प्रोनाउन का ऑर्डर है ना 2 3 1 होता है। जनरली ऑर्डर ऑफ प्रोनाउन इज 2 3 1। इसका मतलब होता है सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन एंड फोर्थ पर्सन। नॉर्मली समझो एक साथ 3 प्रोनाउन आ गए, ये एक साथ 2 प्रोनाउन आ गए, तो ऑर्डर होना चाहिए 2 3 1। मतलब पहले आपका सेकेंड पर्सन आना चाहिए, मतलब पहले आपका यू वाला फॉर्म आएगा, उसके बाद में थर्ड पर्सन आएगा मतलब ही शी इट आएगा, और लास्ट में आपका फर्स्ट पर्सन आएगा मतलब आई या मी या आर या वी या जो भी है वो आएगा। ओके, ये ऑर्डर, इसमें सब्जेक्टिव या ऑब्जेक्टिव की बात ही नहीं हो रही है, आपको सिर्फ ये ऑर्डर याद रखना है कि अगर एक साथ 3 प्रोनाउन आ गए, 2 प्रोनाउन आ गए, तो उनको कैसे करना है। तो कोई भी ऑर्डर हो, पहले सब्जेक्टिव, पहले सेकंड पर्सन आएगा, फिर थर्ड पर्सन आएगा, फिर फर्स्ट पर्सन आएगा। समझो सेंटेंस में थर्ड पर्सन नहीं दिया है तो सेकंड आएगा फिर फर्स्ट आएगा, अगर समझो सेकंड नहीं दिया हुआ है तो थर्ड आएगा और फर्स्ट आएगा। लेकिन एक एक्सेप्शन है, इफ द सेंटेंस expresses blame or responsibility or wrongdoings, the order will be 1 2 3, first, second और थर्ड। ओके, मतलब अगर आपके सेंटेंस में कहीं पे भी कोई ब्लेम का एक्सप्रेशन हो रहा है, ये नहीं बोल रहा कि ब्लेम वर्ड आना चाहिए, लेकिन ऐसा कोई एक्सप्रेशन आ रहा है जिससे लगता है कि सेंटेंस में ब्लेमनेस आ रहा है, या फिर सेंटेंस में रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की बात हो रही है, या फिर सेंटेंस में कोई गलत ही कांड कर रहा है, कोई आदमी कोई रॉन्ग डूइंग कर रहा है, तो ऑर्डर क्या हो जाना चाहिए, 1 2 3, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। समझ गया? चलिए, धन्यवाद। जिन जिन के एग्जाम है सबको ऑल द बेस्ट। आज है कल है, दोनों चीजों के लिए ऑल द बेस्ट। चलिए, थैंक यू हमसे जुड़े रहने के लिए। बाकी का एपिसोड आप अगली बार देख सकते हैं, टू बी कंटिन्यूड। एक मिनट।